Good morning, class. At Girija Sankar Joshi from Sunita Global School. हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था कि हम यहाँ पे रूलिंग द कंट्री साइड पढ़ रहे थे। रूलिंग द कंट्री साइड इट मीन जो ब्रिटिश एम्पायर है उसकी एक कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती है, ये भारत में आई थी अपना ट्रेड करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे इसने यहाँ पर रूल करना शुरू कर दिया। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो कंपनी है वो दीवान बन जाती है 12 अगस्त 1765। अब बंगाल का दीवान जब ये कंपनी बन जाती है तो इसका मूड, इसकी जो स्ट्रेटेजी है वो बदल जाती है और अब ये ट्रेड की जगह रूल करना चाहती है। तो हमने जो टॉपिक पढ़ा था द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। जब कंपनी दीवान बन जाती है तो इनको रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू मीन्स टैक्स। ये जो टैक्स है ये पीजेंट के जो क्रॉप होती है उस पे लगाया गया। अब ये रेवेन्यू इनकम बढ़ाने के लिए या आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू इनकम रेगुलर रखने के लिए ये क्या करेगी, तो उसमें ये 1793 में एक परमानेंट सेटलमेंट नाम से एक पॉलिसी लागू करती है, जिसका सीधा साधा अर्थ है कि किसी भी गांव में जहां पर खेती होती है वहां के जमींदार, तालुकादार या राजा, तीनों में से कोई भी एक उसको एक फिक्स पेमेंट देने के लिए डील कर ली जाती है और उसके बाद में कंपनी वहां से केवल और केवल रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अपना पर्पज रखती है। जमींदार अपना बेनिफिट लेने के बाद में उस प्रोडक्शन का जो हिस्सा कंपनी के साथ डील हुआ है वो कंपनी को देगी। लेकिन अब हम आज के टॉपिक हम जो शुरुआत करेंगे चैप्टर से वो ये है कि इसमें प्रॉब्लम क्या आई थी। द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। Company officials soon discovered that the zamindar were in fact not investing in the improvement of land. The revenue that had been fixed was so high that the zamindars found it difficult to pay. Anyone who failed to pay revenue lost his zamindari. Numerous zamindaris were sold off at auction organized by the company. इसी बात को आप समझिए कि परमानेंट सेटलमेंट में जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था वो एक्चुअली बहुत ही हाई था और जो एग्रीकल्चर हो रही थी हमारे यहाँ पे 19th सेंचुरी के आसपास, उसका रेवेन्यू इतना नहीं था कि वो रेवेन्यू कंपनी को पूरा का पूरा दे दिया जाए। तो जमींदार जो है वो अनेबल थे इस हाई रेट रेवेन्यू का। तो इन्होंने इस प्रकार जो है कभी कभार वो फेल हो जाते थे रेवेन्यू देने में, पे करने में, तो उनकी जमींदारी उनसे छीन ली जाती थी और उसकी जगह किसी नए जमींदार को वहां पर लगा दिया जाता था ताकि वो उस रेवेन्यू को कलेक्ट करके दे सके। अब ये एक ऑक्शन होने लग गया, नीलामी। इसमें आप सिस्टम को एक सीधे तरीके से देखिए। किसान पहले से गरीब है, खेती कर रहा है, उससे जितना रेवेन्यू जमींदार ले सकता है निचोड़ कर वो ले लिया जाता है। उसके बाद में गरीब किसान गरीबी में रहता है, दुख भरी जिंदगी में रहता है और उसका मैक्सिमम जो रेवेन्यू ले सकते हैं, मैक्सिमम जो उसकी क्रॉप है उसको बेचकर जो पैसा आता है मैक्सिमम खींचकर
जो है जमींदार अपने पास ले लेता है और उस जमींदार से अपना प्रॉफिट रखने के बाद में वो आगे कंपनी को ये पे कर देता है। इस प्रकार किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होने लगा। जमींदार को प्रॉब्लम ये थी कि कहीं मेरी जमींदारी ना चली जाए, अगर मैंने फिक्स पेमेंट कंपनी को नहीं किया तो। किसान खेती करता लेकिन उसे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, वो मात्र अपने खाने का जो है व्यवस्था कर पाता। अब कंपनी जो है वो अपना पैसा वसूल कर रही थी जितना ज्यादा हो सके। By the first decade of the 19th century, the situation changed. The price in the market rose and the cultivation slowly expanded. This meant an increase in the income of the zamindari, but no gain for the company since it could not increase the revenue demand that had been fixed permanently. धीरे धीरे मार्केट में जो क्रॉप है, कल्टीवेशन है, उसकी रेट बढ़ी, जमींदार को फायदा हुआ। कंपनी ने जो परमानेंट फिक्स इनकम कर रखी थी, अपना रेवेन्यू फिक्स कर रखा था, उससे ज्यादा वो नहीं ले रही थी। इससे हुआ ये, जमींदार को कुछ फायदा मिला, बट उसने जमीन के लिए कुछ नहीं किया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, उसने केवल और केवल अपना पैसा भरा। इस प्रकार जो ये एक तरह से कल्टीवेशन चल रहा था और ये एक तरह से जमींदारी की जो परमानेंट व्यवस्था थी, इससे खूब सारे मनी लेंडर पैदा हुए। वो किसानों को ब्याज पे पैसा देते और उनसे बहुत ज्यादा पैसा वसूल करते। अगर वो पैसा नहीं दे पाते तो मनी लेंडर उनकी जमीन भी छीन लेते। इससे गरीब किसानों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ। कंपनी को इसके बारे में कुछ पता भी था तो भी वो आंखें मूंद के बैठी थी। धीरे धीरे एक नया और एक सिस्टम क्रिएट हुआ कंपनी के थ्रू, क्योंकि कंपनी चाहती थी कि उससे ज्यादा फायदा मिले। वो जमींदारों को या किसानों को फायदा देना नहीं चाहती थी, वो अपना फायदा देख रही थी। इसलिए उसने एक और सिस्टम क्रिएट किया। वो है बंगाल के अंदर प्रेसिडेंसी जो है, वहां पर हॉल्ट मैकेंजी नाम के एक दूसरे इंग्लिश मैन आते हैं और 1882 में वो देखते हैं कि हमारे भारत में जो विलेज है, जो गांव है, वो सोशल इंस्टीट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के अंदर जो सामाजिक व्यवस्था है वो गांव के आधार पर है। इसलिए गांव में उन्होंने क्या किया, अब उस गांव को महल बोला जाता था। ये जो महल है, महल का मीनिंग गांव, विलेज। अब जब ये मैकेंजी आए तो मैकेंजी ने किया कि जो गांव है वहीं के लोग आपस में मिलकर हमें रेवेन्यू दे दे, इसलिए, और वो भी कलेक्टर के अंडर में। तो द कस्टम एंड राइट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, द एस्टिमेट रेवेन्यू टू ईच प्लॉट विद इन ए विलेज वाज एडेड अप एंड कैलकुलेट the revenue that each village had to pay. This demand was to be revised periodically, not permanently fixed. The charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman rather than the zamindar. This system came to known as the Mahalwadi settlement. अब परमानेंट जो हमारा सेटलमेंट था उसकी जगह हम क्या लेके आगे, महलवाड़ी सेटलमेंट। महलवाड़ी सेटलमेंट को सीधे अर्थों में समझिए, महल गांव को कहा जाता है और गांव के कुछ लोग जो वहां पे खेती करते हैं वो अपना एक ग्रुप बनाएंगे और अपना रेवेन्यू उस गांव के हेडमैन को देंगे। ये हेडमैन कौन होगा, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वहां का सरपंच हो, या फिर उन गांवों में से सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। ये व्यक्ति अपने गांव वालों से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और किसे देगा, कंपनी को। इस प्रकार ये महलवाड़ी जो सिस्टम है, इसका सीधा साधा सिस्टम था कि ये सोशल इंस्टीट्यूशन जो गांव का सोशल फॉर्म है उसे किसी प्रकार से नुकसान नहीं हो। और एक और फायदा था इसमें, अब रेवेन्यू जो
पेमेंट है वो फिक्स नहीं था, वो प्रेडिक्टली बदलेगा। मतलब हर 10 साल से या हर 5 वर्षों से हम क्या करेंगे, रेवेन्यू के चार्ज में बदलाव कर देंगे। इसी के बाद में थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर बने, और ये जो मुनरो है ये जब भारत में आए हैं तो इन्होंने कहा ये परमानेंट सेटलमेंट जो है इसे हटा दिया जाए, और इसी की तरह वो एक एडवाइस करते हैं, एक नए सिस्टम की शुरुआत करते हैं जिसे रैयतवाड़ी सिस्टम कहा जाता है। इसको आप देखिए, it was tried to a small scale by the Captain Alexander Reed in some of the areas that were taken over by the company after the war with टीपू सुल्तान। ये रैयतवाड़ी सिस्टम जो है कहां पर हुआ, साउथ इंडिया में, और वहीं पर आप फिर से पोजीशन में बात करेंगे महालवाड़ी या महलवाड़ी, ये सिस्टम कहां हुआ, नॉर्थ इंडिया बंगाल में, और रैयतवाड़ी कहां हुआ, साउथ इंडिया मैसूर चेन्नई इस तरफ। तो यहां पर जब टीपू सुल्तान के साथ जो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में जो जीते हुए इलाके थे वहां पर इसको लागू किया गया। थॉमस मुनरो, दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंड ऑल ओवर साउथ इंडिया। थॉमस मुनरो ने इस रैयतवाड़ी सिस्टम को पूरे साउथ इंडिया में लागू करना शुरू किया। Read the Munro felt in the south there were no traditional जमींदार। यहाँ पे साउथ इंडिया के अंदर जमींदार जो थे वो ट्रेडिशनल नहीं थे, मतलब वंशवाद नहीं था वहां। The settlement they argued had to be made directly with the cultivator who had tilled the land for generation. Their field had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made। यहां पे रैयत किसे कहा गया, आप रैयतवाड़ी बोल रहे हैं तो रैयत का मतलब होता है कल्टीवेटर्स, किसान। अब अंग्रेजों ने पहले परमानेंट सेटलमेंट किया, जिसका सीधा अर्थ है कि एक जमींदार नया बना दिया जाए, या उस गांव का जो जमींदार है ट्रेडिशनली उसको ये एक तरह से ठेका दिया जाए कि आप हमें इतना रेवेन्यू फिक्स देंगे, उसके बाद में आप क्या करते हैं हमें कोई मतलब नहीं। नंबर 2 महलवाड़ी। तो ठेकेदार को या आप समझिए उस जमींदार को हटा के उस गांव के ही हेडमैन को ये कह दिया कि आप मुझे रेवेन्यू दीजिए। तो महलवाड़ी में गांव का जो हेडमैन होता था या जमींदार होता था वो कंपनी को रेवेन्यू दे रहा था, लेकिन अब कंपनी और नजदीक आ गई, उसे और फायदा चाहिए था। अब वो सीधा किसान से बात कर रही है, किसान रैयत को सीधा कह दिया कि आपको हमें रेवेन्यू देना है और आप अपनी खेती कीजिए। ये मुनरो सिस्टम था, लेकिन इसके बावजूद भी ऑल वाज नॉट वेल, सब कुछ अच्छा नहीं था। Within a few years after a new system were imposed, it was clear that all was not well with them। रैयत जो है वो भी पूरी तरीके से भारत में लागू होने के बावजूद भी लोगों में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अब आता है क्रॉप्स फॉर यूरोप। जब कंपनी को ऐसा लगा कि इस प्रकार रेवेन्यू इकट्ठा करने से हमें इतना फायदा नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना हम इन किसानों से वही फसल उगाए जो हमें यूरोप के अंदर बेचनी है, या यूरोप में जिसकी ज्यादा डिमांड है, या फिर मार्केट में जिसकी ज्यादा कॉस्ट है। द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज दैट द कंट्रीसाइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू, इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप दैट यूरोप रिक्वायर्ड। केवल हमें भारत में वो ही क्रॉप नहीं उगानी है जो हमें रेवेन्यू दे सके, हम यहाँ पे ऐसी क्रॉप ग्रोइंग करेंगे जो हमारे लिए यूरोप में भी बेनिफिट हो। 18th century the company was trying to best to expand the cultivation of opium and indigo। इस समय ओपियम जिसे आप अम्ल बोलते हैं
इंडिगो जिसे आप नील बोलते हैं, इनकी डिमांड यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा थी। तो भारतीय लोगों को, भारतीय किसानों को उन पर यह मजबूर किया गया, उन पर यह दबाव डाला गया कि आप अपने खेतों में ओपियम और इंडिगो की खेती करें। वो उन्हें फोर्स कर रहे थे, उन पर दबाव डाल रहे थे। इसके अलावा बंगाल में जूट, आसाम के अंदर चाय, और जो आज का उत्तर प्रदेश है यूनाइटेड प्रोविंस, वहां पर गन्ने की खेती, पंजाब में गेहूं की खेती, महाराष्ट्र में कॉटन की खेती और मद्रास में राइस, चावल की खेती। उन पर यह दबाव दिया गया कि आप इनकी खेती करें और उनसे मजबूरी से ये काम करवा के ये फसलें यूरोप या फिर आप कह सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में बेची जा रही थी। अब आप कहेंगे सब ये जो इंडिगो है उसका क्या सेंस है? देखिए, इंडिगो जो है, जो हमारी कालीन बनती है, जो हमारा एक तरह से जो टेक्सटाइल कंपनी है, टेक्सटाइल के अंदर जो कपड़े बनते हैं उन कपड़ों के ऊपर प्रिंट किया जाता है, इसके लिए इंडिगो की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है। ये ब्लू कलर था और इस प्लांट का नाम था इंडिगो। इस ब्लू कलर की बहुत कीमत थी और लोगों से मजबूरी से इनको उगवाया। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? भारत का जो इंडिगो है, भारत का जो नील है, उसकी ही डिमांड क्यों हो रही थी? द इंडिगो प्लांट्स ग्रो primarily in the tropics. By the 13th century, Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France, Britain to dye cloth. इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में 13वीं शताब्दी से ही जो है कपड़ों के ऊपर डाई करने के लिए इसका कलर काम में लिया जाता था। इसलिए भारत के इंडिगो की बहुत ज्यादा डिमांड थी। यूरोपियन मार्केट जो है वो बहुत हाई पेमेंट कर रहा था और भारत में बहुत ही सस्ते में इनको उगाया जा सकता था। इसलिए ये जो ब्लू और वियोलेट जो कलर है, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, क्योंकि ये टेम्परेट जोन में ही प्लांट उगता था और भारत में ये आसानी से उगाया जा सकता था। तो भारत में इसका बहुत ज्यादा कल्टीवेशन होने लगा और जो किसान हैं वो परेशान हुए। अब हम बात करते हैं, द फ्रेंच बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सैंट डोमिंगो इन द कैरिबियन आइलैंड and the Portuguese in Brazil, English in Jamaica and Spanish Venezuela. Indigo plantation also came up many part of North America. जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज थे जैसे पुर्तगालीज, इंग्लिश, फ्रांस, इन्होंने स्पेनिश, इन्होंने अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका में भी इस प्रकार की प्लांटेशन किए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। अब बात आते हैं ब्रिटेन टर्न टू इंडिया। जब ब्रिटेन को ऐसा लगा कि भारत में हर तरीके से हमें फायदा मिल रहा है, तो वो भारत की ओर आने लगे और भारत को और ज्यादा कब्जे में करने की कोशिश की। वो भारत में आते हैं और यहाँ पे इंडिगो की बहुत बड़ी मात्रा में खेती करवाते हैं लोगों से और उसको वहां लेके जाते हैं। इंडिगो की जो खेती होती है वो देखिए, there were two main system of indigo cultivation, niche and rioting. यहाँ पे कल्टीवेशन दो तरीके से होता था, एक तो निच और दूसरा है रियोटिंग। Within the system of niche cultivation, the planter produce indigo in land that he directly controlled. He either bought the land or rent it from other zamindars and produce indigo by directly employing higher labor. जो निच है वो प्लांटर अपनी जमीन पे खेती कर सकता था और जमींदार को उसके बदले में वो उनसे जमींदार से खेती ले सकता था और अपने किराए के जो है मजदूर लगा के वो आगे अपनी जो है खेती को, फसल को आगे बेच सकता था। बट यहां पर निच कल्टीवेशन में कुछ समस्याएं थी।
The planters found that difficult to expand the area under niche cultivation. Indigo could be cultivated only on fertile land. These were all already densely populated. Only small plots scattered over the landscape could be acquired. अब इसके लिए जो खेती के लिए जो जमीन चाहिए वो भी फर्टाइल, ये इतनी नहीं थी कि वो उसे और एक्सपेंड कर सके। इसलिए जो लोग हैं वो अब पीड़ित होने लगे। Evict the peasant from the area, but always led the conflict and tension. Nor was labor easy to mobilize. A large plantation required a vast number of hands to operate, and the labor was needed precisely at a time when peasants were usually busy with their rice cultivation. अब जो यहाँ के कल्टीवेटर थे उनको दूसरी तरीके की फसलें उगानी थी, राइस कल्टीवेशन करना चाहते थे और वीट, कॉटन, लेकिन इंडिगो के अंदर उनको ज्यादा से ज्यादा मजदूर चाहिए। अब मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये एक तरह से उनकी समस्याएं थी। इसके बाद में बीघा जमीन का एक यूनिट होता है जमीन को नापने के लिए, तो बीघा से नापा जाता है। और इसके बाद में हम पहुंचते हैं इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रेयर्स। अब इंडिगो जो है वो रेत रेयर्स में खेती हो रही है। वहां पर क्या होता है, वहां पे जो है अंडर द रियर सिस्टम द प्लांटर फोर्स्ड टू रियर्स इन साइन टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट सट्टा। एट टाइम्स दे pressurized the village headmen to sign the contract on behalf of the rears. Those who signed the contract got cash advance from the planters to low rates of interest to produce indigo, but the loan committed the rears to cultivating indigo on at least 25% of the area under his holding. The planter provided to seed and the drill, while the cultivator prepared the soil, sowed and seed and looked after the crop. यहाँ पे ये जो सिस्टम शुरू होता है रॉयट, इसका सीधा सिस्टम है। जो प्लांटर्स थे वो जो किसान थे उन किसानों के साथ एक एग्रीमेंट करते थे और इसके बदले में उन्हें वो एडवांस पैसा देते थे, बीज देते थे। वो अपने खेत का 25% एरिया में जो है ये इंडिगो की फसल उगाते थे। अगर ये फसल समय पे उनको पे नहीं करते तो उनको खेत छीन लिए जाते, लेकिन वो अन्य फसलों के साथ इसको 25% खेती करते और उसकी देखभाल भी करते। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार ये किसान जो है खेती कर रहे हैं। सेकंड पिक्चर्स में आप देखिए, यहाँ पे जो किसान है वो अपने फील्ड में फैक्ट्री की ओर ले जा रहे हैं नील को, इंडिगो को। ये एक फैक्ट्री है जहाँ पे जो यहाँ पे आपके फार्मर्स हैं, जो फैक्ट्री है वहाँ पे ये इंडिगो तैयार किया जा रहा है। इस प्रकार के ये किसान हैं जो छोटे बड़े काम करते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर। यहां पे बात ये आती है कि 1859 अब इंडिगो से जो फसल उगाई गई है इंडिगो, उससे बेनिफिट जो भी होता है उसका मोस्ट परसेंटेज बेनिफिट ब्रिटिश कंपनी ले लेती है। पीजेंट के पास कुछ नहीं बचता और जो जमीन है उस लैंड के ऊपर भी उनके पास कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे ब्लू रिबेलियन जो शुरू होता है उसके लिए इन मार्च 1859 thousands of riots in Bengal refused to grow indigo. As the rebellion spread, riots refused to pay rent to the planters, attacked indigo factories armed with swords and spears, bows and arrows. Women turned up to fight with pots, pans, kitchen implements. Those who worked for the planter were socially boycotted, and Gomastaj, agent of planters, who came to collect rent, were beaten up. Riots saw they would no longer take advance to sow indigo.
nor be bullied by the planters. Lethial, the lathi wielding strongman maintained by the planter. अब 1859 के आसपास जो बंगाल में एक तरह से विद्रोह क्रिएट होता है, वो इंडिगो उगाने से मना कर देते हैं। कंपनी के जो प्लांटर्स हैं उन पे अटैक किया जाता है। उनके द्वारा जो लोग आते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं ये लोग, और औरतें भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इनके पास तीर, कमान और तलवार, चाकू और किसी भी किचन के किसी भी हथियार से, छोटे बड़े चाकुओं से अब औरतें और आदमी, किसान जो है वो और जमींदारों के बीच में एक युद्ध होता है। और ये जमींदार साहब कौन है? प्लांटर्स हैं। इनके साथ एक तरह से झगड़ा शुरू हो जाता है, एक तरह से विद्रोह शुरू हो जाता है। ये विद्रोह आगे चलता है। 1859 Indigo riots felt that they had the support of the local जमींदार village headmen in their rebellion against that planters. अब लोकल जमींदार है वहां के, जो विलेज हेडमैन है, वो वहां के एजेंट को सपोर्ट करते हैं, और वहां से प्लांटर जो होते हैं, जो कंपनी के एजेंट है, उनको वहां से भगाने की कोशिश की जाती है। और उनके साथ जो लठेत आते हैं, जो लाठी लेकर, उनके साथ भी उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। These जमींदार were unhappy with the increasing power of the planters and angry the forced by the planters to give them land on long lease. जमींदार जो वहां के लोकल हैं और हेडमैन है, वो भी इन प्लांटर से नाराज है, क्योंकि ये जो प्लांटर है ये एजेंट है कंपनी के, इनके पास पावर ज्यादा है और ये बेनिफिट भी ज्यादा कमा रहे हैं। जमींदारों को ऐसा लगा कि हमारा जो सोशल रिफॉर्म है वो खत्म हो जाएगा। सोशल फॉर्म के अंदर देखिए, जमींदार अपनी पुश्तैनी जमीन मानता था, अपना गांव मानता था। अब उसकी जो पोजीशन है वो खतरे में थी, इसलिए जमींदारों ने किसानों का साथ दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर। अब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनको ऐसा लगा कि हम क्या करें, प्लांटर का सपोर्ट करें या नहीं। After the revolt 1857, the British government was particularly worried about the possibility to another popular rebellion when the news spread the simmering revolt in the Indigo district. The lieutenant governor toured the region of the winter in 1859. The riots saw the tour as a sign of government sympathy for their plight. When in Parshat, the magistrate Ashley Eden issued a notice stating the riot would not be compelled to accept Indigo contract. Word went around that Queen Victoria had declared the Indigo need not be sown. कंपनी ने किसानों का साथ दिया और कहा इन प्लांटर्स के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे, और इस प्रकार किसानों का जो है एक तरह से उनके सपोर्ट में बात करके उनको विद्रोह करने से रोकने की कोशिश की गई, ताकि वो ज्यादा रिवोल्ट नहीं करें, क्योंकि कंपनी को बहुत लंबे समय तक शासन करना था। Worried by the rebellion, the government brought the military to protect the planter from assault, set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production. अब ये चिंतित थे कि हमारे साथ कोई और रिवोल्ट ना हो, इसलिए एक कमीशन बैठाया गया और देखा गया कौन इसमें गलत है। कमीशन ने प्लांटर्स को गिल्टी माना और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इस प्रकार अब धीरे धीरे किसानों ने इंडिगो उगाना ही बंद कर दिया। आगे चलते हैं हम, बात आती है हमारी, आपका जो चैप्टर यहीं पे एंड होता है ये। इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे, आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन collapsed in Bengal, but the planters now shifted their operation to Bihar with the discovery of synthetic dyes in the late 19th century. Their business was severely affected, but yet they managed to expand production. When the Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him to visit Champaran and see to ply the indigo cultivators there. Mahatma Gandhi's visit in 1970 marked the beginning of the Champaran movement against the indigo planters. यहाँ पे जब ये इंडिगो
प्लांटेशन हो रहा था, उन्हीं दिनों में महात्मा गांधी 1917 में भारत में आए और उन्होंने बिहार का जो एरिया है उसे विजिट किया। वहां पे चंपारण नाम के डिस्ट्रिक्ट में इंडिगो का जो कल्टीवेशन होता था, वहां पे जो विरोध हो रहा था, रिवोल्टिंग हो रही थी, उस रिवोल्ट को महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया और इसे चंपारण मूवमेंट के नाम से आज भी हम जानते हैं। बच्चों, इसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आप कीजिए। यदि आपको किसी प्रकार के क्वेश्चंस एंड आंसर में अगर आपको तकलीफ होती है या आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस चैप्टर में कुछ और पढ़ना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गिरिजा शंकर जोशी फ्रॉम सुनीता स्कूल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।